हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड एंगल कैलकुलेशंस के बारे में कि डिफरेंस जो आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं उनके बीच में जो है आप रिलेटिव ऑर्डर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब तीन मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, मान लीजिए NH3 देन H2O और फिर NF3 दिया हुआ है आपको तीन मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जो है किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा एंड किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानने वाले। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इसके बाद जो है आपको बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बॉन्ड एंगल होता क्या है। तो बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एंगल। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होते हैं उसे ही हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब जो है पैरामीटर्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, क्या क्या पैरामीटर्स हैं बॉन्ड एंगल के कैलकुलेशंस के लिए। तो ये मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इस स्टेप्स को जो है आपको सिंपली फॉलो करना है ताकि जो है आप बॉन्ड एंगल्स जो है कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहला क्या है कि चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहला जो है आपको सेंट्रल मेटल एटम का जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है। तो इससे होगा क्या कि अगर जैसे ही आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो उससे जो है आपको जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का। तो इससे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर आपको पता चलेगा तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। जैसे कि मान लीजिए एल्काइन का जो होगा बॉन्ड एंगल जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। सिमिलर किससे ज़्यादा होगा, अल्कीन एंड अल्केन से। सिमिलरली आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन से लेकर समझे तो आप देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन NO2 पॉजिटिव एंड NO2 माइनस के बीच में आपको क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड, यहाँ पे सॉरी ये बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो NO2 मॉलिक्यूल है पॉजिटिव जो, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। उसी साथ साथ अगर हम बात करें जो हमारा NO2 माइनस जो हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे माइनस हो रही है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हमारा है वो sp2 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो sp है वहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर जो है हमारा ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू sp2, क्योंकि अभी हमने जाना कि जो हमारा यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, तो जो sp का जो परसेंटेज s कैरेक्टर होता है हमारा 50% होता है और sp2 का होता है 33%। तो बॉन्ड एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना होता है। तो यहाँ पे हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा NO2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है NO2 माइनस से, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेप्स में बढ़ते हैं कि हमारा सेकंड स्टेप क्या है। अब एक केस आप मान लीजिए कि जो हमारा मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है, हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन किया। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के जो है अगर हाइब्रिडेशन अगर सेम आ गए तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो है उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स को आपको देखने हैं। तो वो कैसे, तो यहाँ पे कहा यही जा सकता है कि हायर द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल मेटल लेसर इज द एंगल। जितना ज़्यादा लोन पेयर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। कैसे, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नंबर ऑफ लोन पेयर्स होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले CH4 एंड CH3 माइनस का एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे ले तो आप देख सकते हैं कि CH4 का जब आप उसे आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टेट्राहाइड्रल इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन CH3 माइनस में आप कैसे लिखेंगे, उसे कुछ आप इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर। तो जब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स में जब लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो है हमारा एक रिपल्सन वहाँ पे होता है, और उस रिपल्सन के कारण जो होते हैं बॉन्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में करीब आने लगते हैं और उससे जो हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने लगता है। मतलब सिंपली हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं CH4 और CH3 माइनस में कि आप देखिए हाइब्रिडेशन दोनों का तो सेम है, लेकिन CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा है CH3 से। ये इसीलिए हुआ क्योंकि बॉन्ड पेयर का जो आपका रिपल्सन होता है वो लेस देन होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन से, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले CH4NH3 पॉजिटिव एंड हमारा है वाटर, तो यहाँ पे आप देखिए CH4 में कोई भी लोन पेयर हमारा प्रेजेंट नहीं है, NH3 में हमारा
सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड वाटर में जो है हमारा 2 लोन पेयर्स हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 0 1 2 प्रेजेंट है, तो जितना ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा, मतलब CH4 का ज़्यादा है देन NH3 देन H2O। तो इस तरीके से जो है आप स्टेप 2 से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब तीसरा क्या है कि अगर हमारा मोलिक्यूल, ये भी कंडीशन हो सकता है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ लोन पेयर भी अगर सेम हो गए, तो उस केस में आपको क्या देखना है, जो हमारा सेंट्रल एटम है, जो Ca है हमारा सेंट्रल एटम, और जो Sa मतलब सराउंडिंग एटम्स को जो है हमें देखना है। उस केस में हमें इस तरीके से करना है। वो कैसे, तो आप देखिए कि अगर सराउंडिंग, एक केस में मान लेता हूँ, अगर सराउंडिंग एटम जो हमारा सेम है, जैसे यहाँ बी जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये सराउंडिंग एटम सेम है, और सेंट्रल एटम जो हमारा डिफरेंट है, जो हमारा ए और बी है, तो इस केस में क्या करना है आपको, इस केस में आपको जो डिफरेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, मतलब जो हमारा ए और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। अगर एक केस मान लेता हूँ कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सी से जो है हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, तो सी से अगर ज़्यादा हो, तो अब देखिए इस केस में बॉन्ड एंगल कैसे डिफर करता है। अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होगा वो ए के करीब ज़्यादा प्रेजेंट होगा, लेकिन सी और यहाँ पे अगर ये एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है लगभग बीच में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि अगर ए मॉलिक्यूल हमारा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, और उसके करीब में जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है रिपल्सन होगा, और ये जो बॉन्ड्स है हमारे, जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया अभी यहाँ पे, वो जो है आपस में एक दूसरे से रिपेल करके दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल्स का जो है हमारा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम हमारा प्रेजेंट होगा। अगर हम इसे क्वेश्चंस की बात करें, तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि Pi3 AsI3 एंड Sbi3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, और एंटीमनी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो सराउंडिंग एटम हमारा सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जानेंगे। तो जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है किससे, आर्सेनिक और एंटीमनी से। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, मतलब कि सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है यहाँ पे, तो वो रिपेल ज़्यादा करेगा, तो इसीलिए Pi3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा AsI3 और Sbi3 के साथ में। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो सेंट्रल एटम जो है वो सेम होगा और सराउंडिंग एटम डिफरेंट होगा। लास्ट केस में हमने पढ़ा कि सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारा सराउंडिंग एटम जो है हमारा, इस केस में जो है, सॉरी यहाँ पे ये हम दूसरा यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। ये एग्जांपल्स यहाँ पे जो है ये रॉन्ग दिया हुआ है। हमने क्या बोला कि सेंट्रल एटम सेम और सराउंडिंग एटम जो हमारा डिफरेंट होगा, मतलब हमने यहाँ पे ले लिया ए मॉलिक्यूल ले लिया, और एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने यहाँ पे ए ले लिया, और सराउंडिंग एटम जो हमारा यहाँ पे मान लेते हैं बी है, यहाँ सी है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी बी है मान लेते हैं। तो इस केस में क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है सराउंडिंग एटम की। यहाँ पे जो है सराउंडिंग एटम की देखनी है। मान लेते हैं कि ये बी सी है, यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम दोनों केस सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी मॉलिक्यूल के केस में अगर ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सराउंडिंग एटम की तरफ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे इसी केस की अगर इस एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पे जो ये बी सी के जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर मान लेते हैं इसका कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारे ए की तरफ ज़्यादा होगा। तो इस केस में होगा क्या कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा ए एटम की, सेंट्रल एटम की तरफ होगा, तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा। तो उस केस में क्या होगा कि सराउंडिंग एटम का जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा, उससे कंपाउंड का जो है बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा COF2 COCl2 COBr2 COI2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो सेंट्रल एटम हमारा सारे केस में सेम है, लेकिन अगर हम सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, तो देखिए फ्लोरीन ज़्यादा होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो मैंने अभी कहा कि सराउंडिंग एटम्स का जो है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, और जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव COI2 का बॉन्ड एंगल जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो है आप सारे किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है बॉन्ड एंगल जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है समझ आए होंगे। जो बॉन्ड एंडर का जो एंगल का जो रिलेटिव ऑर्डर होता है, आप उसे इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो है आपको
किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।